मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चे हम लोग वर्कशीट 49 थार मरुस्थल जो कि आपके पाठ भारत के भौतिक स्वरूप से लिया गया है को पढ़ेंगे। यह कक्षा 9th की वर्कशीट है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें भारतीय थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, इसे गर्म उष्ण मरुस्थल क्यों कहते हैं, इसकी विशेषताएं, व इसका निर्माण कब हुआ और इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं, और अंत में हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं वर्कशीट का पहला टॉपिक। भारतीय थार मरुस्थल कौन से राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और यह एक उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल है। यह बालू के डिब्बों यानी कि बालू के डिब्बे की रेत होती है बालू, तो उससे बना एक तरंगित मरुस्थल है और यहाँ पे बच्चों वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण है। इसीलिए गर्म उष्ण जलवायु के कारण इसे मरुस्थली भी कहा जाता है और यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ पे जनसंख्या भी पाई जाती है क्योंकि राजस्थान इलाके में पश्चिमी किनारे पर है, तो इसीलिए इसे जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं कि ये कब बना था। ऐसा माना जाता है कि मेसोइक कल्प यानी कि बेटा समय को कई भागों में बांटा गया था। हिम युग, मेसोइक युग, उसके बाद कई युग। तो ये माना जाता है जब ये वो समय था तो ये समुद्र के अंदर स्थित था, क्योंकि ये इसके प्रमाण भी मिले। जैसे जैसलमेर जो राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर माना गया है कि भ्रमसर से मिली समुद्री अवसाद और आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है कि इसके अवसाद जो और आकलवुड फॉसिल्स जो एक पार्क से मिले हैं और ये वुड फॉसिल्स की आयु जो है 180 मिलियन वर्ष आकी गई है। यानी कि थार मरुस्थल कितना पुराना हुआ? 180 मिलियन वर्ष पुराना हुआ। हालांकि मरुस्थल की चट्टानों की संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है तो उसी से संबंधित है ये। फिर भी यहाँ की शुष्क परिस्थितियाँ कि यहाँ की जो जलवायु बहुत शुष्क है, उसमें कोई पानी की मात्रा नहीं है और वायु की क्रियाएं, भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से बिल्कुल अलग है। उसका हिस्सा तो है लेकिन इसकी जलवायु की जो विशेषताएं हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं? जैसे कि मशरूम रॉक हो गया, बालू का टिब्बे हो गए, बरकान, ज्यूगेन, ये इस मरुस्थल में पाई जाने वाली भू आकृतियां हैं। और बरकान कैसा होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन ये टीले कहाँ तक हैं? ये भारत पाकिस्तान की सीमा तक पाए जाते हैं और आप जब भी जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ पे बरकान देख पाएंगे। हमने इसके कुछ चित्र भी दिखाए हैं। आइए चलिए इसके कुछ चित्र देखते हैं। पहला चित्र मशरूम रॉक का है क्योंकि मशरूम की तरह दिखाई देता है। दूसरा चित्र बालू के टीले हैं, बालू के मैदान जैसे हैं और ये तरंगित भी हैं। और तीसरा चित्र है, ये शुष्क जो है लवणीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे पानी जब इकट्ठा होता है बरसात के मौसम में, उसके बाद अत्यधिक गर्मी के कारण ये सूख जाता है, तो इसीलिए लवणीय समतल मैदान भी कहा जाता है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान जिसका भाग पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। आइए चित्र की सहायता से हम समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसका कुछ जो हिस्सा है थार मरुस्थल का वो सिंध प्रांत की ओर है और दूसरा हिस्सा जो दक्षिणी भाग है वो गुजरात राज्य के ऊपर कच्छ की ओर है। तो इस प्रकार थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है और इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां कैसी हैं? उनमें कम, केवल वर्षा के दिनों में उसमें पानी आ पाता है, इसलिए निम्न वर्षा के कारण नदियां बनती हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है और किसी हिमनदीय उद्गम यहाँ पे कोई हिमनदी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो केवल वर्षावाही होती हैं। केवल वर्षा के दिनों में ही उनमें पानी आता है, बाकी साल के दिनों में उनमें पानी नहीं आता है। इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है और यहाँ की अधिकांश नदियाँ कैसी होती हैं? मरुस्थल के अंतर्गत बहने वाली नदियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक बहने के बाद किसी झील या प्लावा में मिल जाती हैं। समुद्र तो है नहीं, इधर समुद्र में मिलेंगी तो ये किसी झील या प्लावा में मिल जाती हैं और सागर तक पहुँच नहीं पाती। अब आप सोचेंगे प्लावा क्या होता है? तो प्लावा मरुस्थलीय भाग की वो लवणीय झीलें होती है जिनसे नमक प्राप्त होता है
और इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी? लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहती है। और अत्यधिक गर्मी के कारण और यह कम वर्षा होने के कारण यहाँ का क्षेत्र कैसा होता है? जल अभाव वाला, यानी कि यहाँ कम पानी वाला क्षेत्र होती है। इस प्रकार बच्चों थार मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल की अधिक नदियाँ अधिकतर नदियाँ जो होती हैं वो वर्षावाही क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें केवल वर्षा के दिनों में ही मौसम में पानी आता है, बाकी दिनों में सूखी रहती हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। प्लावा से आप क्या समझते हैं? तो प्लावा क्या होता है बच्चों? मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती है, जिनसे हमें क्या मिलता है? नमक प्राप्त होता है। तो प्लावा लवणीय झीलों को कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई दो जलवायु विशेषता, यानी जलवायु कैसी पाई जाती है वहाँ पे? एक तो वर्षा की मात्रा बहुत कम है, तो शुष्क जलवायु है। और प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। और यह तापमान कैसा होता है? साल भर बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी के वाष्पीकरण की दर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। थार मरुस्थल में कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? जैसे कि मशरूम रॉक हो गया, बालू के टिब्बे हो गए, बरकान हो गए, ज्यूगेन हो गए। ये सब क्या है? रेगिस्तान में पाई जाने वाली भू आकृतियां हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य भी है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 6। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों ढाल के अनुसार थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी ढाल जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, जिसे हमने चित्र के माध्यम से भी समझा था। और दक्षिणी भाग गुजरात के कच्छ के रण की ओर है। तो इस प्रकार बच्चों थार मरुस्थल की जलवायु विशेषता हमने पढ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।